अमीर बहू का सास बिना गरीब ससुराल। देखो राधा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेरी शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं आज यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। अर्जुन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी है आज और तुम सुसाइड करने की बात कर रही हो? ऐसा मत करो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी अब होकर ही रहेगी। अगर तुम शाम को 5 बजे तक मेरे पास आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मेरी बात तो सुनो अर्जुन। अर्जुन उसके बात भी नहीं सुनता और फोन काट देता है, जिसके बाद राधा अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी अमीर सहेली कनिका उसके घर पर आती है। कंग्रेचुलेशंस राधा, तुम्हारी शादी अच्छे से हो और तुम शादी के बाद हमेशा खुश रहो। आई विश यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। राधा को फूट फूट कर रोते हुए देख कनिका उससे पूछती है, क्या हुआ राधा, क्यों रो रही हो? आज तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। ये शादी कौन सा मेरी मर्जी के हिसाब से हो रही है? ये शादी तो जबरदस्ती करवाई जा रही है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और अगर मेरी शादी उस लड़के से हो गई तो मेरा बॉयफ्रेंड जान दे देगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अगर परेशानी है तो उसके बारे में सोचकर हल निकालना होगा। चिंता मत करो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कनिका के मुंह से ये सुनते ही राधा उसे गले से लगा लेती है और हाथ जोड़कर उससे मदद मांगती है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मांगने वाली हूँ तुमसे, लेकिन मेरी छोटी सी मदद कर दो। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास 5 बजे से पहले किसी भी हाल में पहुंचना होगा। तब तक तुम शादी का जोड़ा पहनकर यहाँ बैठ जाओ। मैं बारात आने से पहले पहुंच जाऊंगी। अगर मैं ऐसे ही चली गई तो लोगों को लगेगा कि दुल्हन शादी से पहले ही भाग गई। ये राधा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी जगह दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? मेरी सहेली होने के नाते मेरी बात मान लो और मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ समय पर पहुंच जाऊंगी। राधा के आंसू और उसकी हालत देखकर कनिका के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो उसका शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद राधा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के पास चली जाती है। इधर शाम के 5 बजे से रात के 8 बज जाते हैं और दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। हे भगवान, ये राधा कहाँ चली गई? अभी तक नहीं आई। बारात दरवाजे पर खड़ी है। कुछ ही देर में शादी के फेरों के लिए बुला लिया जाएगा। तभी कमरे में अचानक राधा की माँ लीलावती आ जाती है, जिसे देखकर कनिका अपना लंबा सा घूंघट कर लेती है। अरे राधा, मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि कुछ देर में तुम्हें नीचे मंडप में बुलाया जाएगा, इसीलिए तैयार रहना। चलो मैं चलती हूँ, बारात में आए हुए मेहमानों को भी देखना है। लीलावती ऐसा कहकर चली जाती है। कुछ ही देर में कनिका को राधा समझकर सभी औरतें उसे मंडप में ले जाती हैं। चलो राधा, यहाँ बैठ जाओ। कनिका राधा की जगह बैठ जाती है। उसके लंबे घूंघट की वजह से किसी को पता ही नहीं चलता कि वो राधा नहीं कनिका है। वहीं पंडित भी मंत्र शुरू कर देता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जजमान, अब दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अनुराग पंडित से ऐसा कहने पर राधा के गले में मंगलसूत्र पहनाने लगता है। अब सिंदूर की डिबिया से 7 बार दुल्हन की मांग को भरिए। जैसे ही अनुराग सिंदूर की डिबिया से घूंघट खोलकर मांग भरता है, वो अपनी दुल्हन को देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ इस मंडप में क्या कर रही हो? तुम राधा नहीं हो। अनुराग इतना कह ही रहा था कि इधर लीलावती राधा को पूरे घर में ढूंढ आती है, जिसके चलते उसे समझ आ जाता है कि राधा अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। अपनी इज्जत का मान रखने के लिए वो अनुराग को समझाती है। बेटा, अब तो तुमने इसी लड़की को मंगलसूत्र पहना दिया। अब तो मेरी बेटी की शादी तुमसे हो ही नहीं सकती। ये सुनकर लड़के के दोनों भाई और उसके पिता भी उसे समझाते हैं। जाने अनजाने में जो भी हुआ वो बदला नहीं जा सकता। इस लड़की की इज्जत के बारे में सोचो और इससे शादी कर लो। अनुराग के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो कनिका से शादी कर लेता है। शादी के साथ फेरे होते ही कनिका रोते हुए मन में कहती है, आखिरकार मुझे दोस्ती का कर्ज ज्यादा ही अदा करना पड़ा। ये कैसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है भगवान। मेरे माता पिता ने मेरी शादी के कितने सपने सजोए थे, अब ऐसे ही वो धरे के धरे रह गए। कनिका की शादी एक गरीब ससुराल में हो जाती है,
जहां अपने ससुराल पहुंचते ही उसका गृह प्रवेश उसके दोनों देवर करने लगते हैं। आ जाओ भाभी घर में, आओ आपका इस घर में स्वागत है। भाभी जी रास्ता रुकाई का हमारा नेक तो दे दीजिए। ये सारी रस्म तो ननंद और सास करती है, इस घर में कोई औरत क्यों नहीं दिखाई दे रही? कनिका के बदले हुए चेहरे के रंग देखकर अनुराग सब समझ जाता है और उसे दरवाजे पर ही कहता है, बचपन में ही हमारी माँ हमें जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई थी और हमारी कोई बहन थी ही नहीं, इसलिए इस घर में कोई औरत नहीं है। ये सुनकर कनिका को थोड़ा अजीब लगता है कि वो बिना सास के ससुराल में अब किस तरह एडजस्ट कर पाएगी। इतनी सारी परेशानियां जो वो सिर्फ अपनी सास को ही बता सकती थी या फिर ननंद को ही। आओ बहू, घर के अंदर आओ। वीरेंद्र के कहने पर कनिका घर में आ जाती है। एक तो टूटा हुआ कच्चा मकान, ऊपर से पूरा मकान बिखरा हुआ, मानो जैसे उन आदमियों को रहने का कोई तरीका ही ना हो। तुम दोनों ने घर के अंदर कितनी गंदगी रखी हुई है, चलो जल्दी से साफ सफाई करो। अब तो हमारी भाभी आ गई है ना, अब हमारी भाभी हमारे घर को संभालेंगी। भाभी आप इस घर को संभाल लोगी ना? अगर आपको हमारी मदद चाहिए हो तो आप हमें बता सकती हो। कनिका कुछ कह नहीं पाती। इसके चलते वो सभी कनिका के ऊपर ही घर की जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। कनिका पहले दिन ही अपने ससुराल में घर के कामों में लग जाती है। ये कैसा ससुराल है जहाँ एक भी औरत नहीं मेरे सिवाय? अगर मेरी सास होती तो शायद वो मुझे समझ पाती। कनिका ऐसा सोचकर घर के सारे काम निपटाने के बाद सभी के लिए खाना बनाती है। मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में आप सभी के लिए गाजर का हलवा और पूरी सब्जी बनाई है। आप सभी बैठिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। कनिका ऐसा कहकर सभी को खाना परोसती है। खाना देखते ही सभी मर्द खाने पर टूट पड़ते हैं। किसी को कनिका का ख्याल ही नहीं आता और खाना भी खत्म हो जाता है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहली बार खाया है। आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो भाभी। उस रात कनिका भूखे ही रह जाती है क्योंकि उसके बाद घर में कुछ बचा ही नहीं था जिससे कि वो अपने लिए कुछ बना सकती। रात को उसे मच्छर काटने लगते हैं। ये कैसे घर में आ गई हूँ? जैसे तैसे कनिका रात को सोती है। अगले दिन कनिका का किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो सबसे उखड़ी उखड़ी बातें करने लगती है। अब सारे काम क्या मैं ही करूं? मैं क्या इस घर में नौकरानी हूँ? माफ कीजिए भाभी जी, अब जब से आप इस घर में आई हो तब से हम आपके ऊपर ही निर्भर हो गए, लेकिन अब और नहीं है, हम आपकी हर काम में मदद करवाएंगे। ऐसा कहने के बाद नैतिक और नुपुर दोनों घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं। खाना बनाने के लिए कनिका को सब्जियां भी काट कर दे देते हैं। उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर कनिका बहुत खुश होती है, लेकिन उसी दिन उसे महामारी जैसी बीमारी हो जाती है। भगवान, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। मेरे पास तो सैनिटरी नैपकिन भी नहीं है। मेरी सास होती तो मैं उसे बता पाती। कनिका कमरे में जाकर पेट के दर्द की वजह से लेट जाती है। उसके देवर कभी दवाई लाते हैं तो कभी उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कनिका उनसे कुछ कह नहीं पाती। ये सब वीरेंद्र समझ जाता है और वो अपने बड़े बेटे अनुराग को समझाता है। इसके बाद अनुराग एक सैनिटरी नैपकिन लाकर अपनी पत्नी कनिका को देता है। तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारी सास नंद जेठानी सब कुछ है। माना इस घर में एक भी औरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी परेशानी को नहीं समझेंगे। तुम हमसे कुछ भी कह सकती हो। ये सुनकर कनिका को बहुत अच्छा लगता है। अब उसे बिना सास के ससुराल में भी अपनी सास की कमी महसूस नहीं होती। वहीं उसके दोनों देवर उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। इसी के चलते कनिका अपनी बिना सास के ससुराल में सभी को समझने लगती है और उनके साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है।